मैं बूढ़ी औरत पुराने कपड़ों में शहर के एक मशहूर 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में गई थी और मैनेजर से बात करने को कह रही थी। लेकिन वेटर ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और गुस्से से बोला कि यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं, आप किसी लोकल ढाबे पर चली जाइए। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही कि जब मैनेजर अपने होटल के इंतज़ाम देखता हुआ बाहर आ गया था, क्योंकि आज होटल में एक बहुत ही अमीर इंसान को आना था जिसने ये पूरा होटल बुक किया हुआ था। मैनेजर मुझे देखकर हैरान रह गया और वो वेटर, उसके तो होश उड़ गए जब उसने सुना कि मैं बूढ़ी औरत कौन हूँ। मैं कोई और नहीं बल्कि माँ जी, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो आप इस तरह मुंह उठाकर यहाँ चली आई हैं। ये शहर का सबसे महंगा 5 स्टार होटल है। यहाँ आप जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। आप किसी छोटे मोटे रास्ते के ढाबे पर जाइए और यहाँ से चलती बनिए, वरना मुझे धक्के देकर आपको निकलवाना पड़ेगा। नौजवान वेटर आदित्य की आवाज़ में बहुत ही घमंड और गुस्सा था। उसने अपने सामने खड़ी पुराने और सादा सूट पहने बूढ़ी औरत को ऐसे देखा जैसे वो किसी गंदी चीज़ को देख रहा हो। मेरे माथे पर गुस्से की कोई भी लकीर नहीं आई थी। मैंने बस एक गहरी सांस ली और अपने साथ खड़े सहमे हुए छोटे से बच्चे का हाथ और मजबूती से थाम लिया। बेटा, मैं यहाँ किसी से कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मुझे बस आपके मैनेजर साहब से मिलना है। आप प्लीज़ कुछ करके उन्हें बुला दीजिए। मुझे उनसे एक बहुत ज़रूरी काम है। आप अपने मैनेजर को बुलाइए, वो मुझे पहचान जाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ। मेरी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और बहुत ज़्यादा सुकून था, जो आदित्य को और भी ज़्यादा जहर लग रहा था। माँ जी, आपको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? मैंने आपको साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मैनेजर साहब आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो आप जैसे गरीब से मिलने नहीं बैठे। वो आप जैसे लोगों से मिलकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। आदित्य ने काउंटर पर जोर से हाथ मारते हुए बहुत ऊंची आवाज में कहा था, ताकि आसपास के खड़े लोग भी मुझ बूढ़ी औरत की बेबसी का तमाशा देख सकें। बेटा, इंसान कपड़ों से नहीं अपने काम से बड़ा होता है। आपको किसी बूढ़े लोगों से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। सादगी में इंसान की अच्छाई छुपी होती है। घमंड तो ऊपर वाले की चादर है। मैंने बहुत नरमी से और प्यार से जवाब दिया, लेकिन आदित्य मेरा मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। लो भाई, अब ये माँ जी हमें तमीज़ का सबक सिखाएंगी। मुझे आपकी इन पुरानी किताबी और नकली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा वक्त बर्बाद मत करिए और यहाँ से जल्द बाहर निकल जाइए, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूँ। आदित्य की इन सख्त और धमकियों भरी बातों से वो छोटा सा बच्चा और ज्यादा डर गया था। उसने मेरी टांगों से लिपटकर रोने वाली सूरत बना ली थी। माँ, ये गंदे अंकल आपको क्यों डांट रहे हैं? छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा तो मैंने झुककर उसे अपने सीने से लगा लिया था और उसके माथे पर प्यार किया कि नहीं मेरे बच्चे, ये अंकल गंदे नहीं है, ये बस थोड़े से नासमझ हैं। इन्हें मालूम नहीं कि मेहमानों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। हम अभी मैनेजर अंकल से मिलकर अंदर बड़े हॉल में चलेंगे। तुम बिल्कुल मत डरो। मैंने उस बच्चे को तसल्ली दी थी और फिर सीधे खड़े होकर आदित्य की आंखों में देखा था। बेटा, मैं आपसे उलझना नहीं चाहती। आपका जो काम है आप वो करिए। आप बस मैनेजर गौरव साहब को ये बता दीजिए कि शिल्पा वर्मा आई हैं। वो खुद दौड़ते हुए आ जाएंगे। आपको और कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोई आम बूढ़ी औरत नहीं थी और ना ही कोई आज आम दिन था। मैं वो बूढ़ी शहर की सबसे बड़ी और अमीर दर्जनों अनाथ आश्रम की मालिक और एक बहुत ही अमीर औरत शिल्पा वर्मा थी, जिसकी ढेर सारी दौलत का अंदाज़ा लगाना आम इंसान के बस की बात ही नहीं था। मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी पूरे शहर की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची कंपनी बन चुकी थी, लेकिन इतनी दौलत आने के बाद भी मेरे अंदर वो गरीब औरत कभी भी नहीं मरी थी, जो आज से ठीक 30 साल पहले सारा दिन सख्त धूप में काम करती थी और दूसरों के घरों में बर्तन धोया करती थी और शाम को कुछ सिक्के लेकर अपने पति रमेश के पास लौटती थी। रमेश एक बहुत ही अच्छा पति था, लेकिन एक बार किसी कार वाले ने उसे आकर ठोक दिया था और वो अब चल फिर नहीं सकता था। इसलिए सारा बोझ मेरे कंधों पर ही आ गया था। वो रूखी सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहता था और कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करता था। दिन रात की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और ऊपर वाले के दिए हुए यकीन ने मोहब्बत की तकदीर बदल कर रख दी थी। मैंने एक छोटी सी दुकान से कपड़े का काम शुरू किया और फिर ऊपर वाले ने मेरा काम इतना बढ़ा दिया कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकी। मैं आज भी वही सादा सलवार सूट पहना करती थी जो मैं नौकरी के टाइम पर पहनकर जाती थी। मेरे मैनेजर और दोस्त मुझे अक्सर समझाते थे कि मैं अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी हूँ, मुझे अपने रहने सहने पर ध्यान देना चाहिए। इस होटल का मैनेजर गौरव भी अक्सर कहता था कि मैडम,
आप शहर की सबसे बड़ी और इज्जतदार औरत हैं। आप कम से कम अच्छे ब्रांड का सूट ही पहन लिया करें। लोग आपके पुराने होलिये की वजह से आपको पहचान नहीं पाते और काफ़ी बार गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती थी, गौरव, मिट्टी के इंसान को हमेशा मिट्टी से ही जुड़कर रहना चाहिए। महंगे कपड़े हमारे शरीर को तो सजा देते हैं, लेकिन इंसान की आत्मा को नहीं। ये सारी दौलत मेरी नहीं है, ये तो मेरे ऊपर वाले की देन है और मुझे इस अमानत को बहुत सादगी से ही संभालना है। अगर मैंने महंगे कपड़े पहन लिए और बड़ी गाड़ियों में घूमने लगी, तो मेरे अनाथ बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। वो मुझे अपनी माँ नहीं बल्कि कोई अमीर औरत समझने लगेंगे और मैं अपने बच्चों से दूरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरी इसी सादगी और आदत की वजह से शहर के बहुत कम लोग मुझे शक्ल से पहचानते थे। लोग शिल्पा वर्मा का नाम तो बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तस्वीर अखबारों में नहीं देखी थी, क्योंकि मैं दिखावी बातों से बहुत ही ज्यादा दूर भागती थी। आदित्य लगातार मुझे बहुत ही नफरत भरी नजरों से घूर रहा था और दिल ही दिल में बुरा भला भी कह रहा था कि ये बूढ़ी कितनी ढीठ है और बेशरम भी, कि इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ से जा नहीं रही। माँ जी, आज इस होटल में शहर की सबसे बड़ी अमीर औरत की बुकिंग है और मैनेजर साहब उनके वीआईपी मेहमानों के इंतजाम में लगे हुए हैं और वो तुम जैसे मामूली लोगों के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते। आदित्य ने अपनी नाक को सुकेड़ते हुए बहुत ही नफरत से कहा था। उसे मेरे पुराने कपड़े और मेरी चप्पल देखकर बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि अगर तुम्हारे मैनेजर ने कुछ भी पूछा तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर खड़ी हूँ। तुम्हारी नौकरी पर कोई भी आंच नहीं आएगी। तुम बेफिक्र रहो और बस अपना काम करो। तुम सिर्फ मैनेजर को एक बार यहाँ बुला दो, वो मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं तुम्हें इस नौकरी से नहीं जाने दूंगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया था, जिससे आदित्य का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। आप मुझे मत बताइए कि मैनेजर साहब क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, और मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर लाता हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि इस इज्जत से चले जाना किसे कहते हैं और धक्के खाना किसे कहते हैं। आपकी औकात ही क्या है कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगी और मेरी नौकरी बचा सकेंगी? ये जो आप कह रही हैं कि मैनेजर को बुला दीजिए, मैं खुद बात कर लूंगी। अगर उन्होंने मुझे ही नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा? आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आदित्य का अपना रिश्ता खुद एक बहुत गरीब और कच्ची आबादी वाले इलाके से था। उसकी माँ ने सारी जिंदगी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके और बर्तन धोकर उसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया था, ताकि उसका बेटा कोई अच्छी नौकरी पा सके और उनकी गरीबी और मुश्किल दिनों के दिन हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन जब से आदित्य को ये शानदार 5 स्टार होटल में नौकरी मिली थी, तो उसका दिमाग तो आसमान पर पहुंच गया था। वो भूल ही गया था कि वो खुद किस मिट्टी से उठकर आया है और उसकी अपनी औकात क्या है। उस पर अमीरी जैसे जिंदगी गुजारने की और उनकी तरह रहने का भूत सवार हो गया था कि वो अपने गरीब रिश्तेदारों तक से मिलने में अब शर्म महसूस करने लगा था। उसे लगता था कि गरीब होना कोई बहुत बड़ी गलती है। इसी छुपे हुए एहसास ने उसे इतना सख्त और घमंडी बना दिया था कि वो एक बूढ़ी औरत से बात करने की तमीज भी भूल बैठा था। मेरी जिंदगी में दौलत तो बहुत ज्यादा आ गई थी, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं निभा सकी थी। एक शाम जब मैं अपने ऑफिस में बैठी एक बहुत बड़ी डील फाइनल कर रही थी, तो मुझे फोन कॉल आई, जिसने मेरी हंसती खेलती पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। मेरा प्यारा पति रमेश और मेरी इकलौती जवान बेटी पायल एक खतरनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए थे। वो लम्हा मेरे ऊपर किसी भारी तूफान की तरह टूटा था। वो औरत जो कभी अपनी जिंदगी के किसी भी बड़े से बड़े नुकसान पर नहीं रोई थी, उस दिन अस्पताल के ठंडे फर्श पर गिरकर छोटे बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। लोगों को लगा कि मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी और शायद मेरी बाकी जिंदगी किसी अंधेरे कमरे में रोते हुए गुजर जाएगी। लेकिन मैंने अपने गम को अपनी ताकत बना लिया था। मैंने रातों को उठ उठकर ऊपर वाले से प्रार्थना करी और फिर एक दिन मैंने अपने पति और बेटी के नाम पर शहर के अलग अलग गरीब इलाकों में अनाथ आश्रम और हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिए, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। मेरा मानना था कि अगर मेरी बेटी नहीं रही तो क्या हुआ, इस शहर के सारे बेसहारा और अनाथ बच्चे अब मेरे बच्चे हैं। मैंने अपनी सारी कमाई उन बच्चों की पढ़ाई और उनकी बेहतरीन परवरिश के लिए लगा दी थी। मैं अपना सारा वक्त उन बच्चों के साथ गुजारती थी। आज का दिन मेरे लिए एक आम दिन नहीं था। आज मेरी सालों की कड़ी मेहनत और रातों की प्रार्थनाओं का फल मिलने का दिन था। मैंने अनाथ आश्रम से पढ़कर निकलने वाले बहुत से बच्चे आज डिग्री हासिल करके शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर
और सरकारी ऑफिसर बन चुके थे। मैंने उन सारे कामयाब बच्चों की खुशी में ये बहुत बड़ी और शानदार पार्टी करना चाहती थी। अपने मैनेजर गौरव को बुलाकर मैंने उन्हें खास और सख्त बातें कही थी कि शहर के सबसे शानदार और महंगे 5 स्टार होटल का सबसे बड़ा हॉल बुक किया जाए और पैसों की कोई भी परवाह ना की जाए। गौरव ने उस वक्त बहुत हैरानी से पूछा था कि हम ये फंक्शन अपने अनाथ आश्रम के ग्राउंड में भी तो कर सकते हैं। इतने महंगे होटल में लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? हम वो पैसे किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और गौरव की आंखों में देखते हुए कहा था, गौरव साहब, ये बच्चे सारी उम्र इस एहसास से दूर रहे हैं। उन्होंने हमेशा खुद को सोसाइटी में दूसरों से नीचा ही समझा। आज मैं उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो किसी से भी कम नहीं है। मैं उन्हें शहर के सबसे ऊंचे इंसान जैसी इज्जत देना चाहती हूँ, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी माँ उनसे कितनी मोहब्बत करती है। मैं उन्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं दिलाना चाहती। मैंने इसीलिए उन्हें अपने अनाथ आश्रम में पाला था कि कभी उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस न हो सके। इसलिए मैंने उनकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं की, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे कभी भी ये सोचें कि हम सोसाइटी में नीचे हैं। मैं उन्हें कभी भी नीचा होता हुआ नहीं देख सकती। वो मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। आज वो सारे बच्चे इस महंगे होटल में कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि वीआईपी बनकर आएंगे और उनको पूरी दुनिया देखेगी कि अनाथ आश्रम के बच्चे भी राजा जैसे इज्जत कमा सकते हैं। उनका भी हक है कि वो भी एक रात के लिए इस अमीरी को महसूस कर सके। मैं अपने बच्चों को कभी भी उदास नहीं देख सकती। मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ और हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में कभी न कभी उसे ऐसा महसूस हो कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और मैं यही चाहती हूँ कि जब वो आज अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपनी डिग्री लेकर आए, तो खुद को किसी से कम महसूस ना कर सके। फंक्शन शाम 6 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन मैं अपनी पुरानी आदत के हिसाब से हर चीज़ को खुद देखना चाहती थी। इसलिए मैं शाम 4 बजे ही होटल पहुंच गई थी। मेरे साथ अनाथ आश्रम का एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था, जिसने मेरी उंगली बहुत मजबूती से पकड़ी हुई थी और वो हैरत से होटल की चमक धमक को देख रहा था। आदित्य को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने काउंटर से बाहर निकलकर मेरे बिल्कुल पास आते हुए धमकी भरे लहजे में कहा था, आपको मेरी नरमी समझ नहीं आ रही है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इज्जत से यहाँ से चली जाइए, वरना मैं आपको धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा और आपकी ये सारी तमीज़ यहीं पर गिरकर रह जाएगी। मैं आप जैसी 2 टके की औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो बड़े बड़े होटलों में घुसकर मुफ्त का खाना ढूंढती हैं। आदित्य की आवाज़ अब इतनी ऊंची हो गई थी कि वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने भी रुककर इस तमाशे को देखना शुरू कर दिया था। छोटा बच्चा मेरी टांगों के पीछे छुपकर सिसकियां ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकल मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं। मुझे अब आदित्य की बदतमीजी से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि मेरे साथ आया हुआ छोटा बच्चा उसकी सख्त बातों से बहुत ज्यादा डर रहा है। बेटा, तुम सिक्योरिटी को बुलाना चाहते हो तो शौक से बुला लो, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, घमंड एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है। तुम जवान हो, अभी तुम्हें जिंदगी के बहुत से कड़वे रंग देखने हैं और इस दिखावे की चमक धमक को अपनी पहचान मत बनाओ, वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। मैं एक उम्रदार औरत हूँ, तो मुझे पूरी जिंदगी का तजुर्बा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। इसलिए बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कभी भी किसी चीज पर घमंड ना करो, क्योंकि जब आगे जाकर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे और पछतावा इंसान को मार देता है। मैंने बहुत ही सुकून भरे और धीमी आवाज में उसे समझाने की आखिरी कोशिश की थी, जिसने आदित्य के गुस्से को कुछ ज्यादा ही भड़का दिया था। बस बहुत हो गया, मुझे आपके तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य तेजी से पलटा और गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को ऊंची आवाज में पुकारने लगा, ताकि वो आकर मुझे होटल से बाहर निकाल सके। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस औरत को होटल से निकालना चाह रहा है, वो इस पूरे होटल को खरीदने की ताकत रखती है और कुछ ही देर में उसका सारा घमंड खुद मिट्टी में मिलने वाला है। सिक्योरिटी, जल्दी अंदर आओ और इस औरत को फौरन इस होटल से बाहर निकाल दो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुफ्त का खाना खाने। ये लोग समझते हैं कि हम इन पर तरस खाकर इन्हें खाना दे देंगे, लेकिन हम सब जानते हैं इन जैसे लोगों को। जल्दी से इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। आदित्य ने बहुत ही ज्यादा गुस्से से और ऊंची आवाज में कहा था, बेटा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम बाद में बहुत पछताओगे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अपने मैनेजर को बुला दो। उसने एक नफरत भरी नजर मेरे ऊपर डाली
और उसी वक्त होटल का मैनेजर गौरव अपने 2 असिस्टेंट के साथ तेज कदमों से चलता हुआ बाहर आ रहा था। गौरव के चेहरे पर बहुत परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो बार-बार अपनी महंगी घड़ी देख रहा था और अपने असिस्टेंट को गुस्से से कह रहा था कि हॉल की लाइटिंग और फूलों की सजावट को एक बार फिर से चेक किया जाए। अगर मैडम को कोई भी कमी नजर आ गई तो तुम सबकी नौकरी हाथ से चली जाएगी। जैसे ही गौरव की नजर काउंटर के पास खड़े मेरे ऊपर पड़ी, उसके कदम वहीं के वहीं जम गए थे। उसकी आंखों में हैरत आ गई थी और दिल की धड़कनें एकदम बहुत तेज हो गई थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है। शहर की सबसे बड़ी अमीर औरत, जिसके वेलकम के लिए उसने पूरे होटल के स्टाफ को दरवाजे पर खड़ा किया हुआ था, वो इतनी खामोशी और सादगी से अकेली होटल के अंदर कैसे आ गई और काउंटर के पास आम लोगों की तरह क्यों खड़ी है? गौरव की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपने असिस्टेंट को पीछे छोड़ा और लगभग दौड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आदित्य, जो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए जा रहा था, ये देखकर रुक गया कि मैनेजर गौरव उस पुराने कपड़े वाली औरत की तरफ इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ और वो मुड़कर देखने लगा कि गौरव साहब उस बूढ़ी औरत को कैसी डांट लगाते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे आदित्य की आंखों के सामने जो नजारा आया था, उसने आदित्य के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। मैनेजर गौरव, जो पूरे होटल में अपने सख्त लहजे और अपने घमंड के लिए मशहूर था, वो मुझ बूढ़ी औरत के सामने बिल्कुल झुक सा गया था। गौरव के चेहरे पर मेरे लिए बहुत इज्जत और बहुत शर्मिंदगी थी। मैडम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपने मुझे एक आवाज़ दी होती, मैं भागता हुआ चला आता। आप अंदर वीआईपी लाउंज में चलिए। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आपको यहाँ काउंटर पर इस तरह इंतज़ार करना पड़ा। आपने मुझे बुला लिया होता मैडम। मैं तो दरवाजे पर आपका और आपके मेहमानों का इंतज़ार कर रहा था। आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई? गौरव की आवाज़ डर और इज्जत से कांप रही थी। मैंने गौरव के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बहुत ही नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं गौरव साहब, मैं तो बस ये बताने आई थी कि आज पूरा हॉल मेरे उन खास मेहमानों के लिए बुक है जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। ज़रा चेक करने आई थी कि तैयारी पूरी हो गई है या फिर कोई कमी तो नहीं रह गई। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी हो। गौरव ने इज्जत से सर झुकाकर कहा, मैडम आप बेफिक्र रहिए, पूरे हॉल को दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है। आपके मेहमानों के लिए बेहतरीन और महंगे से महंगे खाने का इंतजाम किया गया है। आप प्लीज मेरे साथ अंदर आ जाइए। गौरव की बातें सुनकर आदित्य के तो होश उड़ गए थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका पूरा शरीर डर और बेइज्जती से कांपने लगा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और सांस सीने में ही अटक गई थी। वो जिस इंसान को पिछले आधे घंटे से बेइज्जत कर रहा था, जिसे वो ढाबे पर जाने के लिए कह रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि इस शहर की सबसे बड़ी मदद करने वाली, इतने अनाथ आश्रम की मालिक और सबसे अमीर औरत शिल्पा वर्मा थी, जिसके सामने उसके मैनेजर भी हाथ बांधकर खड़े थे। आदित्य को अपने ही कहे हुए शब्द अब याद आने लगे कि यहाँ आप जैसे मांगने वालों की कोई जगह नहीं है। जाकर किसी छोटे मोटे ढाबे का रास्ता नापिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये शब्द अब उसे खुद को खंजर की तरह चुभ रहे हों। उसे अपना घमंड मिट्टी में मिलता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा कि आज उसकी नौकरी और उसका आने वाला कल और उसकी इज्जत सब कुछ खत्म हो गई है। वो डर के मारे पसीने से भीग गया था और धीरे धीरे कदम पीछे हटाने लगा था ताकि गौरव साहब या मेरी नज़र उस पर ना पड़ जाए। वो एक कोने में छुपकर खुद को कोसने लगा कि उसने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। मैनेजर गौरव को आदित्य की बदतमीजी का पता चला तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि मैं इस शहर की एक ऐसी औरत हूँ जिसके सामने बड़े से बड़े सरकारी ऑफिसर भी नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करते। और आज इस होटल के एक मामूली वेटर ने मुझे खुलेआम बेइज्जत कर दिया था। गौरव की आंखों में बहुत गुस्सा और उदासी थी। उसने तेजी से पलटकर आदित्य की तरफ देखा, जो अब डर के मारे दीवार के साथ चिपक चुका था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। गौरव ने आगे बढ़कर आदित्य को कॉलर से पकड़ लिया और बहुत ही गुस्से से बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शहर की सबसे इज्जतदार औरत के साथ इस घटिया लहजे में बात करने की? तुम जैसे 2 टके के वेटर की औकात ही क्या है जो तुम शिल्पा वर्मा को होटल से निकालने की धमकियां दे रहे हो? तुमने आज होटल की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। गौरव ने गुस्से से भरी हुई आवाज में कहा और आदित्य के मुंह से डर और सदमे के मारे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस फटी फटी आंखों से कभी गौरव साहब को देखता और कभी मुझे, जिसे वो थोड़ी देर पहले एक सड़क छाप भिखारी समझकर
धक्के देने के लिए तैयार था। मेरे चेहरे पर आदित्य के लिए कोई गुस्सा नहीं था। मैंने गौरव के कंधे पर बहुत ही नरमी से हाथ रखा और कहा कि गौरव साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। ये अभी नासमझ बच्चा है। इसने मेरा रूप देखकर धोखा खाया। मैंने इसे दिल से माफ कर दिया। आप भी इस पर गुस्सा मत करिए और इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन गौरव साहब किसी सूरत इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये इस 5 स्टार होटल की इज्जत और उनकी अपनी नौकरी का सवाल था। उन्होंने फौरन हाथ के इशारे से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और गौरव साहब ने गार्ड को धीरे से ऑर्डर दिया कि इस बदतमीज और गंदे इंसान को अभी और इसी वक्त होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो और आज के बाद ये होटल के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। इसकी नौकरी आज से खत्म हो चुकी है। आदित्य ने रोते हुए कुछ बोलने और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दोनों बाजू से मजबूती से पकड़ा और लगभग जमीन में घसीटते हुए होटल के पिछले दरवाजे की तरफ ले गए, जहां से आम नौकरों का रास्ता होता था, और उसे एक जोरदार धक्का देकर होटल की पिछली अंधेरी गली में निकाल दिया गया। होटल की वो पिछली गली बहुत सुनसान, अंधेरी और बदबूदार थी, जहां होटल के कचरे के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। आदित्य गार्ड के धक्के की वजह से जोर से जमीन पर गिरा और फिर संभलकर वहीं सिमटकर ठंडी सीढ़ियों पर बैठ गया था। शाम की सख्त हवा के तेज झोंके उसके पसीने से भीगे हुए चेहरे से टकरा रहे थे और उसका दिमाग किसी खतरनाक मच्छर की तरह तेजी से घूम रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कोई पिछले कुछ मिनट में उसकी हंसती खेलती और सुकून भरी जिंदगी किस तरह एक भयानक तूफान में बदलकर बर्बाद हो गई थी। वो नौकरी जिस पर वो दिन रात इतना घमंड करता था, जिस नौकरी को पाने के लिए उसकी बूढ़ी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके बर्तन धोके उसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया था, वो नौकरी आज उसके अपने घमंड और बदतमीजी की वजह से उसे छिन गई थी। उसे अपने शरीर पर पहना हुआ 5 स्टार होटल का वो महंगा और ब्रांडेड यूनिफॉर्म अब किसी कांटे की तरह चुभता हुआ महसूस हो रहा था और पैरों में पहने चमकदार जूते अब बिच्छू की तरह काट रहे थे। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अपने ही हाथों से अपनी ही नौकरी खो दी है, जिसकी वजह से उसको इतना घमंड था। आज उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। क्या ही हो जाता कि अगर वो उस बूढ़ी औरत से इज्जत से बात कर लेता, कम से कम उसकी नौकरी तो बच जाती। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का घमंड ही उसकी बर्बादी का सिला बनता है। उसे अपना वो घटिया और घमंडी लहजा बार बार याद आ रहा था, जब उसने बहुत ही इज्जतदार बूढ़ी औरत को नफरत से देखा था और उसे प्यार और तमीज सिखाने की नाकाम कोशिश की थी। वो सीढ़ियों पर बैठा लगातार रोए जा रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैनेजर का रवैया देखते हुए उसे यही लग रहा था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, और अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया होगा तो वो अब कहाँ जाएगा। वो बस यही सोचे जा रहा था कि अब वो खाली हाथ घर जाकर अपनी बूढ़ी माँ दिव्या को क्या मुंह दिखाएगा, जो उसकी इस महीने की सैलरी से घर का राशन लाने और उसके बीमार भाई की महंगी दवाइयाँ खरीदने की उम्मीद लगाए बैठी थी। इधर होटल के अंदर शानदार नज़ारा बिल्कुल अलग और बहुत ही खूबसूरत शक्ल में आ चुका था, क्योंकि हॉल के बड़े शीशे वाले खूबसूरत दरवाजे से शहर के वो सारे बड़े लोग अंदर आना शुरू हो गए थे, जिन्हें मैंने सालों पहले सड़कों से उठाकर अपने हाथों से पाला था। कोई ऊंची पुलिस की वर्दी पहना हुआ था, तो कोई बड़े डॉक्टर का कोट पहने हुए था, कोई शहर का नामी गिरामी वकील था, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। ये सब अकेले और अनाथ बच्चे थे, जिन्हें सोसाइटी ने कचरे के ढेर पर रोने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उन्हें वहां से उठाकर अपने साथ रखा था और उन्हें सोसाइटी में एक अच्छी इज्जत दिलाई थी। इसमें से एक लड़का जिसका नाम ईशान था, वो मुझे शहर के एक गंदे मोहल्ले के कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ मिला था। वो बहुत छोटा सा था जब वो मुझे मिला था। मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई थी। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो 8 साल का हुआ तो उसने मुझे बताया कि उसका सपना एक बहुत बड़े डॉक्टर बनने का है। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसे डॉक्टर की डिग्री दिलाई और आज वो मेरे सामने डॉक्टर के कोट में खड़ा हुआ था। सब लोग जैसे ही बारी बारी हॉल में आए, उनकी बेचैन नज़र सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी माँ को तलाश कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने मुझे बिल्कुल बीच में सोफे पर बैठे देखा, तो वो सब अपनी इज्जत और अपने नाम को भूलकर दौड़कर मेरे पास आ गए थे। किसी ने मेरे झुके भारी हाथों को मोहब्बत से चूमा, तो किसी ने रोते हुए मुझे मजबूती से गले लगा लिया। हॉल की वो महंगी सजावट दिल के आंसुओं के सामने बिल्कुल फीकी और मामूली पड़ गई थी। उन्हीं लोगों में ईशान भी मेरे पास आया था। माँ देखिए,
आज आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ ना। वो मुझे अपना कोट दिखाते हुए बहुत ही प्यार से कह रहा था। हाँ बेटा, अब तू लोगों का अच्छे से इलाज करना, अपने सपने को पूरा करना। मैंने उसके गालों पर हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा था और वो मुस्कुराने लगा था। ऐसे ही एक लड़की और थी जिसका नाम पलक था। वो मुझे मेरे घर के दरवाजे पर मिली थी और वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी पायल की तरह प्यारी थी और वो देखने में भी थोड़ी बहुत पायल की तरह ही लगती थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है? तो उसने मुझे बताया कि वो एक पायलट बनना चाहती है। मैंने उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखा था। मैंने सारे ही बच्चों को अपने सीने से लगाकर पाला था। लेकिन पलक की बात ही कुछ और थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लगती थी। उसमें मुझे अपनी सगी बेटी नज़र आती थी। मैंने उसके भी सपने को पूरा किया और वो भी आज पायलट की यूनिफॉर्म में मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो भागती हुई मेरे तरफ आई और बोली, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए ना, मेरा सपना पूरा हो गया, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। उसकी आंखों से भी आंसू झलक पड़े थे। मेरी बेटी, सपना कैसे पूरा ना होता? आखिर मेरी बेटी का सपना था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा था। उसने मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से कहा, माँ, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। मैंने उसके होठों पर हाथ रख दिया कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। अगर मैं नहीं भी होती तो तुम भी आज इसी जगह पर खड़ी होती। तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। गौरव साहब और होटल का बाकी स्टाफ दीवारों के साथ खड़ा ये हैरत भरा नज़ारा देखकर हैरान रह गया था। मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू चमक रहे थे। मैं हर बच्चे को उसके नाम से पुकार रही थी और उनकी सारी कामयाबियों के किस्से पूछ रही थी। मुझे उस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अपने सगे बच्चे, मेरी पायल लौटकर मेरे पास आ गई हो। मेरा वो सारा पुराना दुख जो मैंने अपने पति और बेटी की मौत पर सालों पहले सहा था, वो आज इन हजारों बच्चों की शानदार कामयाबी देखकर बहुत ठंडे और सुकून की छाँव में बदल गया था। मैंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को अपने साथ सोफे पर बिठाया और गौरव साहब को हाथ के इशारे से ऑर्डर दिया कि वो मेहमानों के लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम शुरू कर दें। गौरव साहब ने फौरन अपने स्टाफ को दौड़ाया और कुछ ही देर में हॉल के अंदर स्वादिष्ट खानों की खुशबू हर तरफ फैलने लगी थी। मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया और इस खूबसूरत माहौल में मैं आदित्य और उसकी बदतमीजी को पूरी तरह भूल कर बैठ चुकी थी। होटल की पिछली अंधेरी गली में बैठा आदित्य अब और वहां अकेला नहीं बैठ पा रहा था। उसका दिल बहुत बेचैनी और पछतावे से फट रहा था। वो उठा और दबे कदमों से चलता हुआ होटल के शीशे वाले बड़े दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, जहां से अंदर हॉल का पूरा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। वो शीशे के साथ अपना चेहरा लगाकर अंदर झांक रहा था और उसकी आंखों में लगातार गर्म आंसू बह रहे थे। वो देख रहा था कि अंदर किस तरह बहुत से स्वादिष्ट खानों की थाल सजाई जा रही है और मैं बूढ़ी औरत उसे बहुत सुकून से नजर आ रही थी। आदित्य को अंदर का वो सुकून भरा माहौल देखकर अपनी बदतमीजी पर और ज्यादा रोना आ रहा था कि वो कितना बदकिस्मत था जो इतने बड़े इंसान के आशीर्वाद लेने के बजाय उनकी बद्दुआ और नाराजगी को लेकर होटल से निकल गया था। वो किसी गहरी सोच और पछतावे में गुम शीशे के अंदर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र दो ऐसे लोगों पर पड़ी जो हॉल के अंदर आ रहे थे। उन दोनों को देखते ही आदित्य के पैरों के नीचे से पूरी जमीन निकल गई थी। उसकी आंखें हैरत और बहुत सदमे से पूरी तरह फैल गई थी और उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें एक लम्हे के लिए पूरी तरह से रुक गई हों। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बूढ़ी माँ दिव्या और उसका छोटा भाई राहुल था, जो पुराने और सस्ते कपड़ों में हॉल के अंदर खड़े थे और उनके चेहरों पर बहुत घबराहट और हैरानी साफ नजर आ रही थी। आदित्य को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ और भाई यहाँ इस वक्त इस महंगे होटल के अंदर क्या कर रहे हैं और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। उसका दिमाग किसी उलझी हुई डोर की तरह उलझ गया था। दिव्या और राहुल दरअसल इस होटल के किचन में दिहाड़ी पर बर्तन धोने और सफाई करने के लिए आए थे, क्योंकि आज की इस बड़ी पार्टी की वजह से होटल को ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी। मोहल्ले की एक औरत ने दिव्या को इस काम के लिए बुला लिया था ताकि उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिल सके। दिव्या बहुत मेहनती और इज्जतदार औरत थी। उसने सोचा कि वो किचन में चुपचाप अपना काम करेगी और आदित्य को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन किचन के इंचार्ज ने अचानक दिव्या के हाथ में पानी के गिलासों की एक भारी ट्रे पकड़ा दी और उसे हुक्म दिया कि वो जाकर हॉल में बैठे मेहमानों को पानी पेश करे। उसकी माँ और भाई दोनों अपने काम में इस तरह बिजी थे कि उन्हें थोड़ी देर पहले होने वाले
किसी हंगामे का पता ही नहीं चला था और ना ही आदित्य जानता था उनकी मौजूदगी के बारे में। दिव्या सर झुकाए पानी की ट्रे उठाए हॉल के अंदर आई थी और राहुल भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे ही दिव्या हॉल के बिल्कुल बीच में पहुंची, उसकी नज़र सामने बड़े सोफे पर बैठी उस बूढ़ी औरत पर गई जो बहुत प्यार से अपने पुलिस ऑफिसर के सर पर हाथ फेर रही थी। दिव्या के कदम वहीं फर्श के साथ चिपक गए थे। उसकी आंखों में बेयकीनी और बहुत हैरत के साए लहरा रहे थे और उसके कांपते हुए हाथों से पानी की वो भारी ट्रे छूटकर एक जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिर गई। शीशे के गिलास टूटकर बिखर गए और पूरे हॉल में एकदम खामोशी छा गई। सब लोगों की नजरें उस गरीब औरत की तरफ उठ गईं। गौरव साहब गुस्से से आगे बढ़े कि ये औरत क्या तमाशा कर रही है, लेकिन इससे पहले कि गौरव साहब कुछ बोलते, दिव्या रोती हुई और दौड़ती हुई सीधी मुझ पुराने कपड़ों वाली बूढ़ी औरत की तरफ भागी। बाहर खड़ा आदित्य शीशे के पास से ये सारा नजारा देखकर हैरानी में आ चुका था। उसकी सांसें सीने में ही अटक गई थी। वो देख रहा था कि उसकी बूढ़ी माँ रोती हुई उस बूढ़ी औरत के कदमों के पास बैठ गई और उनके दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर लगातार रो रही है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज मेरी सुन ली, तूने मुझे मेरे सहायक से मिलवा दिया। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको किन किन हॉस्पिटल और गलियों में नहीं ढूंढा। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इन आंसुओं के। माँ जी, आपने हमें अंधेरों से निकाला, आपने मेरे इस मासूम बच्चे को नई जिंदगी दी है। आप ना होती तो हम गरीब तो कब के मिट्टी में मिल चुके होते। आप हमारे लिए एक ऐसा इंसान बनकर आई थी जिसने हमारी जिंदगी बचा ली। अगर आप ना होती तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हमारी जिंदगी है। आपने हमारा बहुत साथ दिया था। अगर आप ना होती तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। दिव्या लगातार रोती जा रही थी और मेरे हाथ प्यार से चूम रही थी। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी गहरी सच्चाई थी कि हॉल में मौजूद बड़े बड़े ऑफिसर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। राहुल भी रोता हुआ आगे बढ़ा। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपको बहुत याद किया। आप कहाँ गायब हो गई थी? मैंने आपको इतना ढूंढा, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली। मैं तो आपको सिर्फ धन्यवाद ही कह सकता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। दिव्या की इन बातों ने मेरे दिल को पिघला दिया था। मैंने फौरन आगे बढ़कर दिव्या को कंधों से पकड़कर बहुत इज्जत से खड़ा किया और दिव्या के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मैंने दिव्या के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहन रो मत, और सामने झुकने के लायक सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक मामूली सा जरिया थी। असल जिंदगी और सेहत देने वाला तो ईश्वर है। तुम इन आंसुओं को साफ कर लो। ऊपर वाले ने तुम्हारे इस बच्चे की लंबी उम्र कर दी है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया था। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था क्योंकि अभी तुम्हारे बेटे की उम्र बहुत लंबी थी। मेरी आवाज़ में वही पुरानी इज्जत और बहुत ज़्यादा प्यार था जिसने दिव्या के दिल को और इज्जत से भर दिया था। बाहर खड़ा आदित्य ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से पत्थर का बन चुका था। उसका दिमाग इन बातों को हजम करने से मना कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ किस जिंदगी और किस अंधेरे की बात कर रही है, लेकिन उसे सिर्फ इतना ज़रूर एहसास हो रहा था कि मुझ बूढ़ी औरत ने उसके ख़ानदान पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है जिसके बारे में शायद आदित्य को नहीं पता था। आदित्य के दिल में अपने किए की शर्मिंदगी का एहसास अब 2 गुना हो चुका था। मैंने दिव्या को अपने पास एक कुर्सी पर बिठाया और बहुत ही नरमी से पूछा था, बहन तुम यहाँ इस होटल में क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? और मुझे बताओ कि तुम्हारा वो बेटा कैसा है जिसकी नौकरी के लिए तुम अक्सर परेशान रहती थी? क्या उसे कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? दिव्या ने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ किए और एक गर्व भरी मुस्कुराहट के साथ बोली कि माँ जी, मैंने अपने जिस बेटे को पढ़ाने के लिए सारी उम्र लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी की है, और ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे बेटे को इसी 5 स्टार होटल में एक बहुत अच्छी और इज्जतदार वेटर की नौकरी मिल गई है। आज इस होटल में ये इतना बड़ा फंक्शन था तो किचन वालों ने मुझे और मेरे बेटे को भी दिहाड़ी पर बर्तन धोने के लिए बुलवाया था। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे उस बेटे से मिलना चाहूंगी। दिव्या ने फौरन जवाब दिया, माँ जी, उसका नाम आदित्य है और वो बाहर रिसेप्शन वाले काउंटर पर ड्यूटी देता है। वो बहुत ही मेहनती लड़का है। जैसे ही दिव्या की जबान से आदित्य का नाम निकला, मेरे चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरी हैरानी उभरी, लेकिन मैंने फौरन खुद को कंट्रोल में कर लिया। और वैसे ही साथ खड़े गौरव साहब भी हैरान रह गए थे, जैसे किसी ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो।
गौरव साहब का रंग एकदम पीला पड़ गया और उनके चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी और घबराहट छा गई। उन्होंने अचानक एक नज़र मेरी तरफ देखा, जो बहुत ही सुकून से खड़ी थी, लेकिन गौरव साहब की अपनी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। मैंने गौरव साहब की तरफ देखा और बहुत धीमी मगर इज्जतदार आवाज़ में कहा, गौरव साहब, ज़रा जाइए और आदित्य को अंदर हॉल में बुलाकर बुलाइए, ताकि मैं उसकी माँ के सामने उससे मिल तो सकूं। जाइए, जल्दी से उसे बुलाकर लाइए और कहिए कि हमने और उसकी माँ ने उसे बुलाया है। गौरव साहब ने नज़र झुका ली और बोला, मैडम, वो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आदित्य अब होटल के अंदर मौजूद नहीं है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए पूछा था, क्यों गौरव साहब, वो कहाँ चला गया? क्या उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई या उसे कोई इमरजेंसी हो गई? जवाब दीजिए आप। मैडम, आपको तो पता है कि उसने कुछ देर पहले काउंटर पर आपके साथ कैसी बदतमीज़ी की थी, इसलिए मैंने आपके अंदर आने के बाद उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया था। मैंने वही किया मैडम, जो एक बदतमीज नौकर के साथ करना चाहिए था। वो इसी के लायक था। गौरव की बात सुनकर दिव्या के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा था कि उसका अपना खून, उसका अपना मेहनत से पाला हुआ बेटा इतना घमंडी हो गया कि उसने अपने खानदान के सहायक की खुलेआम बेइज्जती कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मेरा आदित्य तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसे ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी, वो नहीं जानता होगा कि ये कौन है। दिव्या ने रोते हुए गौरव की रिक्वेस्ट की, लेकिन गौरव ने सख्ती से सर हिला दिया। मेरे चेहरे पर भी थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। मैंने गौरव के चेहरे की तरफ देखा। गौरव साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो नासमझ है और मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। आपको मेरी इजाज़त के बिना उसे होटल से इस तरह बेइज्जत करके नहीं निकालना चाहिए था। इंसान को सुधरने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अभी के अभी जाइए और अपने गार्ड्स को भेजकर उसे पूरी इज्जत के साथ वापस हॉल के अंदर लेकर आइए। गौरव साहब ने फौरन इज्जत से सर झुका दिया और तेजी से होटल के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, ताकि आदित्य को तलाश करके वापस ला सके। जबकि बाहर खड़ा आदित्य ये सारी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसके अंदर घुस जाए। मैनेजर गौरव तेजी से होटल के पिछले दरवाजे की तरफ भागा, ताकि आदित्य को ढूंढकर मेरे सामने पेश कर सके। उसे अपनी नौकरी की फिक्र खाई जा रही थी, क्योंकि मेरा ऑर्डर टालना उसके बस की बात नहीं थी। गौरव जैसे ही होटल के उस अंधेरी और सुनसान गली में पहुंचा, उसने देखा कि आदित्य शीशे के साथ अपना चेहरा लगाए खड़ा है। गौरव ने आगे बढ़कर आदित्य का कंधा सख्ती से पकड़ा और बोला, आदित्य, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर हॉल में, शिल्पा मैडम तुम्हें बुला रही हैं। और याद रखना, अगर तुमने अंदर जाकर कोई बदतमीजी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुमने आज पहले ही कोई कसर नहीं छोड़ी है। गौरव की आवाज में अभी भी बहुत गुस्सा था, लेकिन आदित्य पर इस वक्त गौरव की किसी भी धमकी या गुस्से का कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो शीशे के पास हॉल में अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पहले ही अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आदित्य ने अपनी नम और सूजी हुई आंखों से गौरव को देखा और बिना एक शब्द बोले खामोशी से अपना सर झुकाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके कदम बहुत ही भारी हो चुके थे। जैसे ही आदित्य गौरव के पीछे चलता हुआ हॉल के अंदर आया, तो वहां मौजूद हर इंसान की नज़र उसके ऊपर जम गई थी। पुलिस ऑफिसर, बड़े डॉक्टर और होटल का स्टाफ सब उसे देख रहे थे, लेकिन आदित्य की शर्मिंदगी से नजरें झुकी हुई थी और फिर अपनी मां पर जम गई थी, जो मेरे पास खड़ी हुई थी। दिव्या ने जैसे ही अपने बेटे को इस बेइज्जती भरी हालत में अंदर आते देखा, तो उसके अंदर की ममता और गुस्सा एक साथ जाग उठे। उसने तेजी से आगे बढ़कर आदित्य का कॉलर पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए बहुत ही दुख भरी आवाज में बोली, आदित्य, मुझे सच सच बताओ, क्या सच में तूने इनकी बेइज्जती की है? क्या तुझे इंसान की पहचान ही नहीं रही? दिव्या की आवाज दुख और बहुत सदमे से भरी हुई थी और आदित्य ने जवाब दिए बिना अपने सर को और ज्यादा झुका लिया था। आदित्य को खामोश और मुजरिमों की तरह खड़ा देखकर दिव्या का दिल कट सा गया था और उसने अपना माथा पीट लिया था। आदित्य, जो जानता ही नहीं था कि ये बूढ़ी औरत कौन है, ये वो इंसान है जिन्होंने उस वक्त में हमारा हाथ थामा था, जब तुम्हारे सगे मामू और चाचू ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया था, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कह दिया था कि अगर कल सुबह तक 10 लाख रुपए जमा ना हुए तो राहुल के दिल का इलाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। मैं उस रात सरकारी अस्पताल के उस ठंडे और मुश्किल कॉरिडोर में दीवार से सर टिकाकर रो रही थी और ऊपर वाले से अपने बच्चे की जिंदगी मांग रही थी कि मुझ गरीब माँ से उसका ये दर्द सहा नहीं जाएगा। मैं कहाँ से इतने पैसे लाती? तभी ये बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी।
क्योंकि यह हॉस्पिटल में गरीब और बेचारे मरीजों की मदद करती थी और उनका हालचाल पूछने आई हुई थी। उन्होंने मेरे सर पर बिल्कुल अपनी माँ की तरह हाथ रखा और मुझसे मेरी परेशानी पूछी और फिर खामोशी से जाकर हॉस्पिटल के काउंटर पर पूरे 10 लाख रुपए नकद जमा करवा दिए ताकि मेरे बच्चे का ऑपरेशन फौरन शुरू हो सके। जब मैंने उन्हें धन्यवाद कहने के लिए ढूंढा तो वो जा चुकी थी। उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया और अपना नाम तक नहीं बताया। बस एक नर्स ने मुझे बताया था कि कोई बहुत बड़ी औरत आई थी जो अक्सर यहाँ पर भी सारे लोगों की इसी तरह खामोशी से मदद करके चली जाती है। मैंने उस दिन उनका वो खूबसूरत चेहरा अपने दिल में बसा लिया था और आज पूरे 8 महीने बाद जब मैंने इन्हें यहाँ देखा तो मेरा दिल खुशी से पागल हो गया। लेकिन तूने क्या किया आदित्य? तूने इसी सहायक के साथ बदतमीजी की। दिव्या की ये दर्द भरी बातें सुनकर हॉल में मौजूद हर इंसान की आंखें भीग गई थी और आदित्य को लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। आदित्य के अंदर रही सही हिम्मत भी जवाब दे रही थी और वो सीधा मेरे कदमों में आकर मेरे दोनों हाथ थामकर बैठ गया और उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आदित्य की आवाज़ हिचकियों के बीच बार बार टूट रही थी और वो सच्चे दिल से पछतावे के आंसू रो रहा था। मैं जिस मिट्टी और गरीबी से उठकर आया था, इस 5 स्टार होटल की दिखावटी चमक धमक ने मुझे उसी मिट्टी से नफरत करना सिखा दिया था। मैं समझने लगा था कि इज्जत सिर्फ उन लोगों की होती है जो महंगे डिज़ाइनर सूट पहनते हैं और बड़ी और चमकदार गाड़ियों से आते हैं। लेकिन मैं ये भूल गया जबकि मेरी माँ खुद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है ताकि मेरे घर का चूल्हा जल सके और मेरा भाई जिंदा रह सके। आपने मेरे भाई को जिंदगी दी। मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं हूँ कि आप मुझे माफ़ करें। लेकिन मैडम, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं सारी ज़िंदगी इसी बोझ में कैद रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी औकात भूल गया था। आदित्य लगातार रोए जा रहा था और उसके मासूम आंसू मेरे हाथों पर गिर रहे थे। गौरव साहब और बाकी सब लोग आदित्य की सच्ची माफ़ी और गहरे पछतावे को देखकर पूरी तरह से खामोश हो गए थे। क्योंकि इंसान जब सच्चे दिल से अपनी गलती मान लेता है तो उसका सारा झूठ घमंड पानी की तरह बहकर साफ हो जाता है। और आदित्य इस वक्त एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था जिसके दिल से घमंड की गंदी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए निकल चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मैंने अपना एक हाथ आदित्य के मजबूत हाथ पर रखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सीधा खड़ा किया। बेटा, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त दिल से माफ कर दिया था जब तुम बाहर काउंटर पर मुझसे उलझ रहे थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि तुम ये बात नहीं बोल रहे हो, बल्कि ये तुम्हारी नादानी और तुम्हारा झूठा घमंड बोल रहा है जो इस खोखली सोसाइटी ने तुम्हारे कच्चे दिमाग में बिठा दिया। मैंने हॉल में मौजूद सारे मेहमानों और गौरव की तरफ देखते हुए कहा कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। असली गलती तो सोसाइटी की है जिसने कामयाबी और इज्जत की बुनियाद सिर्फ पैसे और दिखावे पर रखी है। हम लोगों की अच्छाई और काम के बदले उनके जूते और ब्रांडेड कपड़ों को तोलने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी तबाही है। मैंने दोबारा आदित्य की आंखों में देखा जहां अब सिर्फ इज्जत और बहुत ज्यादा पछतावा नजर आ रहा था। बेटा, जब तक इंसान कोई बड़ी ठोकर नहीं खाता उसे सीधा चलना ही नहीं आता, और तुमने आज ही तो वो ठोकर खा ली है जो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए सीधे रास्ते पर रखेगी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि ऊपर वाले ने तुम्हारा घमंड इसी दुनिया में तोड़ दिया, वरना घमंड तो वो खतरनाक आग है जो इंसान की सारी अच्छाइयों को भी जलाकर राख कर देता है। हमेशा याद रखना। जाओ, अपनी माँ के आंसू साफ करो और उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने आज उसकी सारी उम्र की मेहनत और प्रार्थना पर पानी फेरने की कोशिश की थी। आदित्य ने रोते हुए आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगाकर उससे माफ़ी मांगी और दिव्या ने भी रोते हुए अपने बेटे का माथा चूमकर उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि एक माँ का दिल बहुत नरम होता है और वो अपने बच्चों की सच्ची माफ़ी और आंसू देखकर पिघल चुकी थी। राहुल भी मुस्कुराते हुए अपने भाई के साथ गले लग गया था और ये खूबसूरत खानदानी मिलन देखकर हॉल का सारा तनाव अब खत्म हो गया था और माहौल बहुत ही खुशगवार और खूबसूरत हो गया था। आदित्य ने अपने आंसू साफ किए और मैनेजर गौरव की तरफ देखकर बहुत ही इज्जत से बोला, गौरव साहब, मैं अपनी ये यूनिफॉर्म उतारकर अभी होटल से चला जाता हूँ। मैंने सच में आपको और इस होटल को शर्मिंदा किया और मैं किसी भी तरह की माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। आदित्य अभी पलटने ही लगा था कि मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, रुको बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने गौरव की तरफ देखा और बहुत ही इज्जत भरे और नरम लहजे में बोली, गौरव साहब, इस बच्चे की नौकरी अभी और इसी वक्त ठीक कर दीजिए,
क्योंकि जो इंसान अपनी गलती मानकर सच्चे दिल से माफ़ी मांग ले, वो पहले से ज़्यादा बेहतर और ईमानदार हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद आदित्य इस होटल में आने वाले हर गरीब और अमीर को बिल्कुल बराबरी से इज्जत करेगा और आपको कभी शिकायत का दोबारा मौका नहीं देगा। गौरव साहब ने फौरन से सर झुका दिया और इस बात पर सर हिलाते हुए कहा कि मैडम, जैसा आपका ऑर्डर। मैंने कहा, आज आदित्य और उसकी माँ मेरे इस फंक्शन के खास मेहमान हैं। मैंने आगे बढ़कर आदित्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ लगी हुई एक शानदार कुर्सी पर बिठा दिया और दिव्या और राहुल को भी पास रखी हुई वीआईपी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आदित्य हैरत और शर्मिंदगी से मुझे देख रहा था। मैंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो। आज हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। कुछ ही देर में होटल के वेटर ने आदित्य, दिव्या, राहुल, मुझे और सारे अनाथ बच्चों के सामने शानदार और स्वादिष्ट खाने से सजी हुई टेबल लगा दी। आदित्य अपने आंसुओं के साथ मुस्कुरा रहा था और अपने छोटे भाई को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। हॉल के अंदर खुशी फैली हुई थी। इस सादा से कपड़ों वाली बूढ़ी सी औरत ने आज न सिर्फ एक गरीब घराने की खुशियां वापस लौटा दी थी, बल्कि एक घमंडी नौजवान को जिंदगी का सबसे बड़ा और असली सबक भी सिखा दिया था कि असली अमीरी बाहरी चमक धमक में नहीं, बल्कि सादगी और दिल की अच्छाई में छुपी होती है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आदित्य की जिंदगी में आज पहली बार एक सच्ची और रोशन सुबह की शुरुआत हुई थी, जिसने उसकी आने वाली सारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।